हेलो डियर स्टूडेंट्स इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यानी हम जॉर्ज साइमन ओम के लॉ के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है कि वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि बहुत बार एक क्वेश्चन स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं और बहुत बार उन्होंने बोला है कि सर मेरे टीचर ने तो ऐसे पढ़ाया पर मेरे टीचर ने ऐसे पढ़ाया। तो आज सारी प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे और डिटेल में समझेंगे। इवन इन लास्ट में स्टूडेंट हम कुछ ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज साइमन ओम एक जर्मन फिजिसिस्ट भी थे, साथ साथ मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने 1828 में अपने प्रपोज्ड पेपर में सबसे पहले ओम्स लॉ के पॉइंट फॉर्म को डिस्कस करा था। ओम्स लॉ ने यानी जॉर्ज साइमन ओम ने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी आई और भी के बीच में या आई और ई के बीच में, कुछ लोग इसको ईएमएफ भी के रिस्पेक्ट में रिलेशन बोलते हैं, कुछ लोग वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, करंट और वोल्टेज के बीच में उन्होंने रिलेशन डेवलप करा था अपने ओम्स लॉ में। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हो सकता है मेरा स्टेटमेंट कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, फिर भी आप सुनिएगा, लास्ट तक इंतजार करिएगा। आपके सारे डाउट्स जो मन में है वो सारे के सारे डाउट्स में क्लियर करूंगा। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं द करंट फ्लोइंग through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points when all physical parameters like प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी भी सुचालक यानी कंडक्टर मतलब सुचालक में बहने वाली धारा, फ्लोइंग करंट मींस बहने वाली धारा, उसके वोल्टेज यानी विभवांतर या विभव के समानुपाती होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। यानी किसी भी सुचालक में बहने वाली धारा उसके विभवांतर के यानी उसमें जो वोल्टेज लगाया है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है 2 पॉइंट्स में, उसके समानुपाती होती है जब टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं। अब आइए स्टूडेंट इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर की लम्प्ड रेजिस्टेंस को मैंने R मान लिया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगाया उसको V मान लिया, करंट जो फ्लो हुआ उसको I मान लिया। ए और बी टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, विभवांतर हुआ, वही भी है और वही भी ए भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में बोलूं, क्या बोला मैंने? फ्लोइंग करंट यानी बहने वाली धारा आई समानुपाती है यानी प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स के, यानी आई प्रोपोर्शनल टू भी। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया ओम्स लॉ का। अब इस स्टेटमेंट को आगे अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, तो मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाया तो मैंने एक टर्म ले लिया, दिस इज कॉल्ड जी, और जी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। यानी जैसे रेसिस्टेंस धारा के प्रवाह को रोकता है, वैसे कंडक्टेंस धारा के प्रवाह का कारक है। यानी धारा के प्रवाह होने का वजह कौन है? कंडक्टेंस है। और धारा के प्रवाह नहीं होने वाली वैल्यू का वजह कौन है? तो वो रेसिस्टेंस है। तो I इक्वल टू जी इंटू भी, जहां पे मैं जी को लिख सकता हूं 1/R, यानी इट इज द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस। यानी I इक्वल टू 1/R इंटू भी, जहां पे 1/R मैंने G के बदले लिख दिया और यहीं से एक इक्वेशन मैंने डेवलप कर लिया स्टूडेंट, I इक्वल टू V/R। यानी ओम्स लॉ ने करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन के बारे में बताया, जहां उसने कांस्टेंट यानी रेसिस्टेंस को भी कंसीडर किया है। यानी I इक्वल टू V/R, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरे टीचर ने तो ये पढ़ाया है कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू I, न कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पहले समझिए, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को अगर हम फिर से रिमोडिफाई करें तो हम बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी किसी भी सुचालक के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस यानी पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती उसमें करंट फ्लो होती है। यानी वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई, यहां पे एक रेसिस्टर ले लिया, वोल्टेज V ले लिया, करंट I ले लिया। मैंने यहां बोला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस और जो वोल्टेज है यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है उसके बीच में समानुपाती रिलेशन है। यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट इन अ कंडक्टर। V प्रोपोर्शनल टू I। अब स्टूडेंट इस V प्रोपोर्शनल टू I के मैंने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो मैंने यहां एक कांस्टेंट ले लिया एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड
कॉल्ड रेसिस्टेंस। शायद ही ऐसा होगा जिसको रेसिस्टेंस के बारे में नहीं पता। जिसको नहीं पता प्लीज हमारे पुराने वीडियोस जाके आप देख लें। अब यहां से मैं इस इक्वेशन को रीशेड्यूल कर सकता हूं। V इक्वल टू आर इंटू आई को मैं I इंटू आर लिख सकता हूं, जहां पे I को मैं फिर से लिख सकता हूं V अपॉन आर, और R है 1 अपॉन कंडक्टेंस। R की यूनिट होती है ओम और G की यूनिट होती है ओम इनवर्स। मैं पहले ही बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड मो, यानी कंडक्टेंस हो गया। तो स्टूडेंट, हम ओम्स लॉ के दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंपेयर करें, पहले वाले में मैंने बोला I प्रोपोर्शनल टू V और दूसरे वाले में बोला V प्रोपोर्शनल टू I। तो अब आप जानना चाहते होंगे सर दो क्यों बता दिया, ये सही है कि ये सही है, मैं तो कंफ्यूज हो गया। स्टूडेंट, मैं दोनों इसलिए बताया क्योंकि कुछ टीचर ये पढ़ा देते, कुछ टीचर ये पढ़ा देते, और स्टूडेंट कभी अपने आप को गलत समझ लेता है, कभी टीचर को गलत समझ लेता। तो प्लीज यहां कंफ्यूज मत होइएगा। जॉर्ज साइमन ओम ने जो स्टेटमेंट लिखा है 1828 में पब्लिश पेपर में, उसमें उन्होंने यही कहा है कि बहने वाली धारा विभवांतर के समानुपाती होती है किसी भी सुचालक में, जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें। तो इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके हमने ऐसे बोल दिया कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के प्रोपोर्शनल में, यानी उसी के समानुपाती उसमें करंट बहेगी। ये ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, ये कम होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट 100% सही है, कहीं ये नहीं है कि ये सही है कि ये गलत है। लेकिन अब सवाल है, हम यहां अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर फिर हमने दो क्यों पढ़ा। स्टूडेंट, मैंने दो इसीलिए पढ़ाया क्योंकि आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ I प्रोपोर्शनल टू V सही है कि V प्रोपोर्शनल टू Y सही है, और दोनों ऑप्शन में थे। और करंट सही आंसर जो आईएएस ने माना, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ने, वो माना I प्रोपोर्शनल टू V। इसीलिए आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, इमोशनल मत हो जाइएगा कि मेरे टीचर ने तो ये पढ़ाया था तो मैं तो यही रट के बैठूंगा। आपको नंबर से मतलब है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही स्टेटमेंट ज्यादा सही है, क्योंकि यहां मैंने प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे कंडक्टेंस को ले लिया। हम बहने वाली धारा की बात कर रहे हैं, और धारा जो बह रही है वो जिस प्रॉपर्टी से बहती है उसी प्रॉपर्टी को तो हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब आइए स्टूडेंट, इससे भी मजेदार चीज हम समझते हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ का कर्व बना के दिखाओ। जैसे वो पूछता है हम रट्टा मार के गए होते, उल्टा पुल्टा बता देते। तो यहां आप समझिए ध्यान से, आपने स्टेटमेंट बोला V इक्वल टू आर आई, यानी इक्वेशन लिख लिया V इक्वल टू आर आई इक्वल। इस इक्वेशन को जब मैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करूंगा जहां पे Y और X है, और यहां पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ये वाला, और अगर यही ओरिजिन से ना स्टार्ट हो गया बल्कि कुछ इंटरसेप्ट होगा तो ये वाला कर्व बनेगा, और इस पॉइंट को बोलेंगे C। सबको पता है कि दिस इज द कर्व ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे इसी कर्व ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टूडेंट हम कंपेयर कर रहे हैं अपने ओम्स लॉ के इक्वेशन से। मैंने Y की जगह पे V लिख दिया और x एक्सिस की जगह पे मैंने I लिख दिया, और जो स्लोप हो गया m उसकी वैल्यू हो गई r के बराबर, और मेरे में यहाँ इंटरसेप्ट नहीं था, जीरो था। तो मेरा कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यानी जीरो से स्टार्ट होगा। यानी कर्व बन गया स्ट्रेट लाइन के जैसा ही, और स्लोप की वैल्यू m जो कहलाती है वो कहलाती है स्लोप, और इसकी वैल्यू होती है tan थीटा, और यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, वो r है। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो वैल्यू होगी वही tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, वोल्टेज है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर वैल्यू हो गई वोल्टेज, और हॉरिजॉन्टल वैल्यू हो गया, यानी ये हो गई वोल्टेज, ये हो गया करंट, यानी यहां लिख सकता हूं करंट, यहां लिख सकता हूं वोल्टेज, और इसी का तो रेशियो कहलाता है रेसिस्टेंस। तो अब किसी स्टूडेंट के मन में खुरापात आया कि सर मैं तो अब कर्व को ऐसे ड्रॉ करना चाहता हूं, चाहे पेपर में वो कुछ दिमाग लगा के पेपर चेंज कर देते हैं, ऑप्शन चेंज कर देते हैं, वो यहां लिख देते हैं करंट के वाला, यानी यहाँ पे जहां मैंने वोल्टेज लिया था वहां उन्होंने करंट लिख दिया, जहां वोल्टेज लिया था, जहां करंट लिया था पहले वहां वोल्टेज लिख दिया, और अब बोलते हैं कि भैया बताइए कर्व कैसा बनेगा। तो आइए हम चेक कर लेते हैं, रटेंगे नहीं, फिर मैं बोल रहा हूं। तो I इक्वल टू V अपॉन R मेरा ओम्स लॉ का इक्वेशन था, जहां पे मैंने कंपेयर करा Y इक्वल टू mx प्लस C से, तो Y की जगह पे हो गया I, और V की जगह यानी X की जगह पे हो गया V, और यहाँ जो स्लोप था m, अब यहाँ स्लोप हो गया 1 अपॉन R, यानी tan थीटा की वैल्यू हो गई 1 अपॉन R, और 1 अपॉन क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। तो एक्सिस चेंज करने से कर्व अभी भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो स्लोप की वैल्यू थी वो 1 अपॉन R हो गई, इसमें जो स्लोप की वैल्यू थी वो R हो गई। तो ऑप्शन देख के और एक्सिस को देख के ध्यान से टिक लगाइएगा, गलती मत करिएगा। अब स्टूडेंट तीसरे केस में एक
कंडीशन ऐसा आया कि मैंने ओम्स लॉ में अगर मैं वोल्टेज को ही कांस्टेंट कर दूं और रेसिस्टेंस की यानी मटेरियल का जो नेचर है मैं चेंज करूं, यानी रेसिस्टेंस को मैं बढ़ाऊं और घटाऊं, तो करंट और रेसिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन बनेगा? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी I होता है V अपॉन R, जहां पे V कांस्टेंट हो गया तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, यानी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा कर्व बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये कर्व बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन मत बना दीजिएगा जो उसमें आके कि ओम्स लॉ है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो 3 केस है स्टूडेंट, ये तीनों केस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया, ध्यान से समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब स्टूडेंट ओम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म या पॉइंट फॉर्म की हम बात कर ले तो ओम्स लॉ को मॉडिफाई कर दिया था किरचॉफ ने, यानी गुस्ताव किरचॉफ ने, और उसने कहा कि ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं J इक्वल टू सिग्मा इनटू E, जहां पे J कहलाता है करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी मतलब करंट अपॉन एरिया, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है वोल्टेज अपॉन लेंथ, और जहां पे सिग्मा कहलाता है कंडक्टिविटी, कहीं कहीं आप के भी सुने होंगे, और कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रो रेसिस्टिविटी का रेशियो। जैसे कंडक्टेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कंडक्टेंस 1 अपॉन रेसिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे ये कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस की जगह पे रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे करंट की जगह पे करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं, और वोल्टेज की जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा, आपसे कहीं ना कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये बता दीजिएगा तो समझ जाइए, मजा ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट एक मैथमेटिकल इक्वेशन में बताने जा रहा हूं कि अगर ओम्स लॉ को यूज करके हम मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो क्या क्या इक्वेशन बनेगा। तो रेसिस्टर कंडक्टर का R है, रेसिस्टेंस वोल्टेज V है, करंट की वैल्यू I है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो VR है जो V के बराबर मैंने ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू R इंटू I, यानी रेसिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होगा, वोल्टेज है तो यूनिट वोल्ट हो गई, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, यानी यूनिट हो गई करंट की एम्पियर। पावर क्या होता है यहाँ पे डीसी सर्किट में, यानी रेसिस्टिव सर्किट में पावर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, तो V इक्वल टू V इंटू I, यूनिट हो गई वॉट। अब एक गेम हो जाता है, गेम क्या हो जाता है भाई, आपको निकालने को बोल दिया पावर, लेकिन सिर्फ वोल्टेज और रेसिस्टेंस की वैल्यू दिया है, करंट की वैल्यू तो दिया ही नहीं है, या फिर सिर्फ करंट और रेसिस्टेंस की वैल्यू दिया है, वोल्टेज की वैल्यू तो दिया ही नहीं है, तो ये तो फॉर्मूला यहाँ फेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट अगर सिर्फ वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया है तो मैं करंट को लिख सकता हूँ V अपॉन R, मैंने लिख दिया V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R, ये एक नया फॉर्मूला हो गया पावर का। अगर सिर्फ वोल्टेज और रेसिस्टेंस दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना V स्क्वायर अपॉन R। और अगर मान लो आपके पास करंट और रेसिस्टेंस दिया, वोल्टेज नहीं दिया है, तो वोल्टेज को रिप्लेस कर दो R इंटू I से, तो R इंटू I यानी I स्क्वायर R, और इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट कॉपर लॉस। तो कोई भी फॉर्मूला लगा लेना, जैसा दिया होगा क्वेश्चन वैसा बना लेना। अब यहाँ पे मजेदार चीज देखो, वोल्टेज करंट और रेसिस्टेंस के बीच में ट्रायंगल बना दिया, इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है और इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों में से कोई भी एक क्वांटिटी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बाकी दो के रिलेशन से। जैसे ऐसे समझ लो, मुझे वोल्टेज की वैल्यू चाहिए तो बचे कौन, करंट और रेसिस्टेंस, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्रोडक्ट का, तो I इंटू R ले लिया। अब मुझे चाहिए करंट की वैल्यू, बचे कौन, वोल्टेज और रेसिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में साइन क्या है, डिवाइड का, तो V अपॉन R। मुझे चाहिए रेसिस्टेंस और इन दो क्वांटिटी कौन कौन से बचे, वोल्टेज और करंट, और दोनों के बीच में साइन कौन सा है, डिवाइड का, तो हो जाएगा V अपॉन I। तो ऐसे करके आप ओम्स लॉ के इक्वेशन को रटने की भी जरूरत नहीं है, कोई भी आप फॉर्मूला लगा लो, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये अभी तक स्टूडेंट हम लोगों ने ओम्स लॉ के कुछ फंडामेंटल चीजें पढ़ ली। अब हम इसमें बेस्ट कुछ लिमिटेशन और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे कि ओम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या है और ओम्स लॉ का स्टूडेंट लिमिटेशन क्या है। तो आइए हम बात करते हैं ओम्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में कि ओम्स लॉ कहां-कहां यूज होता है। तो ओम्स लॉ हमेशा वोल्टेज, रेसिस्टेंस और करंट के बीच का रिलेशन डेवलप करता है स्टूडेंट, और ओम्स लॉ हमेशा वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बताता है। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं ओम्स लॉ के लिमिटेशन की। ओम्स लॉ डेफिनेटली सबसे इंपोर्टेंट लॉ है, लेकिन ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। क्यों नहीं यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता। लाइक ओम्स लॉ हमेशा बायलैटरल एलिमेंट में अप्लीकेबल होते हैं, एंड इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल एलिमेंट। सबसे पहला इसका डिमेरिट है, यूनिलैटरल बायलैटरल अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज आप हमारे पुराने वीडियोस में जाके देखिए, यूनिलैटरल बायलैटरल के बारे में काफी डिटेल में हमने बताया है। लाइक कुछ एलिमेंट जिसमें सिर्फ वन वे, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दूसरे डायरेक्शन में करंट की वैल्यू फ्लो नहीं होती, या फिर
जो दोनों डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू सेम नहीं होती है। तो जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, दे ऑल आर कॉल्ड यूनिलैटरल एलिमेंट। दूसरा, ये नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये ओम्स लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। यानी कोई एलिमेंट लीनियर है कि नहीं है, इसका प्रूफ हम ओम्स लॉ से दे सकते हैं। यानी कोई अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, किसी का कर्व स्ट्रेट लाइन है, तो मैं बोल सकता हूं वो लीनियर एलिमेंट है। तो ये नॉन लीनियर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और सबसे इंपोर्टेंट, जितने भी मेटल्स होंगे यानी जिनकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होगी उसके लिए एप्लीकेबल होगा, नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये कुछ बेसिक लिमिटेशंस थी स्टूडेंट ओम्स लॉ का, जो हर बार आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब स्टूडेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं जो आपसे कहीं ना कहीं पूछा गया होगा या फिर पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट कैन ओम्स लॉ बी यूज्ड फॉर, यानी ओम्स लॉ का यूज कहां पे होता है? तो ओम्स लॉ यूज्ड टू वैलिडेट द स्टैटिक वैल्यूज ऑफ सर्किट कंपोनेंट्स सच एज करंट लेवल्स, वोल्टेज सप्लाईज एंड वोल्टेज ड्रॉप। यानी ओम्स लॉ नॉर्मली किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के रिलेशंस को डेवलप करने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इज ओम्स लॉ इज यूनिवर्सल? नो, कभी यूनिवर्सल नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ ये यूनिलैटरल बायलैटरल एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर यूनिलैटरल। ये मैं अभी जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था। जितने भी मेटालिक एलिमेंट्स होंगे सबके लिए एप्लीकेबल है, नॉन मेटालिक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यानी जितने ओमिक कंडक्टर होंगे उनमें एप्लीकेबल होगा, नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट यूनिवर्सल, मतलब हर जगह यूज होने वाला। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज ओम्स लॉ नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर मटेरियल में ओम्स लॉ क्यों नहीं यूज होता? ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है। लाइक डायोड की बात कर ले, ट्रांजिस्टर की बात कर ले, मॉसफेट की बात कर ले, दे ऑल हैव नॉन लीनियरिटी property, that's why Ohm's law is not applicable there. और लास्ट क्वेश्चन, when does Ohm's law fail? यानी Ohm's law fail कब होता है? क्वेश्चंस भाई ये घुमा फिरा के हम पूछ रहे हैं। Ohm's law किसी भी यूनिलैटरल एलिमेंट के लिए फेल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए फेल होता है, यानी नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए फेल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम फिजिकल पैरामीटर्स को चेंज करते हैं किसी भी सर्किट में, किसी भी लीनियर एलिमेंट के लिए भी अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो वहां Ohm's law का वैल्यू एक्यूरेट नहीं आता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑफ Ohm's law।